हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन का भी मैं आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ जो थ्योरी में कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज की क्लास में एक छोटा सा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड फिर हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस अगर एसएससी में या कहीं पर आपके सामने आया तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है, तो ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर किस टाइप से क्या मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, इसके अंदर की तरफ अगर एक सर्किल बना दिया जाए, ये स्केलन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, इसके अंदर की तरफ अगर एक सर्किल बना दिया जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मतलब अगर अच्छे लेवल का कभी क्वेश्चन आया तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो सभी लोग समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ और इस पर बेस्ड फिर मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन की शुरुआत हो गई है और क्वेश्चन करवाते टाइम भी मैं काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से वो पॉइंट समझ में आए। तो कैसे कर पाएंगे, यहाँ पर इसकी रेडियस का फॉर्मूला, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला ये ऐसा होता है, क्षेत्रफल अपॉन एस, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। क्या आपको याद है क्या? जैसे ही मैं बोलता हूँ क्या आपको याद है क्या, तो आप लोग हाँ या ना बताया करो। नहीं याद तो ज्योमेट्री वापस देखो और इसकी थ्योरी या मेंसुरेशन की थ्योरी या ज्योमेट्री की थ्योरी वापस देखो, दोनों में मैंने बताया। इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन एस, ऊपर वाला साइन एरिया का है, नीचे वाला साइन सेमी पेरीमीटर का। ये आपको याद होगा, लेकिन मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये तो आप लोगों को याद ही है, मैं ये पॉइंट नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि ये मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ये यहाँ से अपने पास इस प्रकार से इस पॉइंट को ये टच करता है, ये पॉइंट डी है, यहाँ पर सर्किल टच कर रहा है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट मान लीजिए एफ है। ईडी को यहाँ से यहाँ तक एडी पर एक सेमी सर्कल बनाया, ऐसे ही बीडी पर एक सेमी सर्कल हम लोगों ने बनाया। और ये ध्यान रखना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, समबाहु त्रिभुज नहीं है। यहाँ से हम लोगों ने बी से एफ पर हम लोगों ने एक सेमी सर्कल बनाया, ऐसे ही सी से एफ पर एक सेमी सर्कल हम लोगों ने बनाया है। और ऐसे ही हम लोगों ने एक सेमी सर्कल अर्धवर्त जो बनाया है ए से ई पर बनाया है, और ऐसे एक सेमी सर्कल या अर्धवर्त जो बनाया है हम लोगों ने बनाया है इस पर। पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। थ्योरी हमारी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, 2 लेसन में और बनाऊंगा थ्योरी के, उसके बाद आपको, लेकिन वो बाद में आएंगे वो वाले लेसन। अभी मैं क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहा हूँ। थ्योरी मेंसुरेशन की लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, 2 लेसन में बाद में बनाऊंगा थ्योरी के। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना आप लोग। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो मेंसुरेशन के आप लोग क्वेश्चंस में ही सीखोगे, तो इन वीडियोज़ को आप लोग रेगुलर देखना ताकि आपको क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझ में आए। आसान क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे और टफ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। यहाँ से यहाँ पर इस प्रकार से ये डिस्टेंस मान लीजिए, ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सेमी सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये डी है। सेमी सर्कल की ये डायरेक्ट जो कॉमन टेंजेंट है ये यहाँ पर मान लो पॉइंट कैपिटल में मान लो, है ना, ये ई है और ये कैपिटल में मान लीजिए एफ है। यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट जो कॉमन टेंजेंट है ये अपने पास ई है, ये डी है, ये ई है, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को दी हुई है एफ। सेमी सर्कल की डायरेक्ट जो कॉमन टेंजेंट है ये हम लोगों को दी हुई है एफ। इनकी लेंथ दी हुई है, ये इसकी लेंथ डी दी हुई है, इसकी लेंथ ई और इसकी लेंथ एफ। हमें ट्रायंगल की साइड्स नहीं दी हुई, हमें ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, जहाँ ये सर्किल जो अंदर वाला सर्किल इसको मिल रहा है डी पर, इसको मिल रहा है ई पर, इसको मिल रहा है ई पर और इसको मिल रहा है एफ पर। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि ये अपने पास इस सेमी सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अपने पास डी है, इस सेमी सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ई है और इस सेमी सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एफ है। तो ध्यान रखना, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला 1/r² बराबर होगा 1/d² प्लस 1/e² प्लस 1/f²। ये यहाँ तक फ्रेम में तो है ना सर। 1/r² बराबर होता है 1/d² प्लस 1/e² प्लस 1/f²। ये अपने पास अंतःवृत्त की इस त्रिज्या का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, ये आप लोग याद रखना।
यहाँ से यहाँ तक दे गए 4 है, यहाँ से यहाँ तक दे गए 5 है, और यहाँ से यहाँ तक दे गए 6 है। और फिर आप लोगों से पूछ लेगा कि आप लोग बताइए इस अंतःवृत्त का जो अंदर की तरफ सर्किल है इसका एरिया बताइए। तो ये देने के बाद अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे या उसका एरिया पूछे अगर सर्किल का, तो 1/r² बराबर 1/d² प्लस 1/e² प्लस 1/f² होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, आपको याद होना चाहिए। मैंने कहा है क्वेश्चंस करवाते टाइम, इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, और क्वेश्चंस करवाते टाइम बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपके क्वेश्चंस करवाते टाइम ही क्लियर होंगे, और अकेली थ्योरी से वो क्लियर नहीं होंगे। तो आप लोग इनको रेगुलर देखना वीडियोस को। अब कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। देखिए आप लोग ऐसा मान लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक आप लोग ऐसा मान लो, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस अगर r1 है तो ये हुआ 2r1, ये रेडियस इसकी अगर 2r2 है तो ये हुआ 2r2, रेडियस अगर r2 है तो एक ही जगह से अंदर वाले सर्किल की अगर बात करें तो एक ही जगह से डालेगी, टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। ये 2r1 है तो ये इधर वाला भी 2r1 होगा, ये 2r2 है तो इधर वाला भी 2r2 होगा, ये अपने पास 2r3 है तो इधर वाला भी 2r3 होगा। रेडियस r3 है तो टोटल हो गया r3, 2r3, ये r3 है, ये 2r2 है। अब देखिए आप लोग कोशिश करना समझने की, ध्यान देना बोर्ड पर। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि इस अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्षेत्रफल अपॉन एस, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन एस, और एरिया का अगर स्केलर ट्रायंगल है तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का रूट। एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन एस, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, और एस अपने पास सेमी पेरीमीटर। अब आप लोग ध्यान देना, इधर हम लोग सेमी, इसके अगर अपने पास ये वाली साइड अगर ए है तो ए किसके बराबर होगी, इसकी साइड ए बराबर होगी किसके, 2r2 प्लस 2r3 के, 2r2 प्लस 2r3 के। ए बताओ बी किसके बराबर है, बी बराबर होगा 2r1 प्लस r3। ये जो b होगा इधर 2r1 प्लस 2r3, जो c होगा वो किसके बराबर होगा, c जो होगा वो बराबर होगा 2r1 प्लस 2r2। तो मुझे बताइए सेमी पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं के सम का आधा, तो तीनों साइड्स का जो सम है a प्लस बी प्लस सी, ध्यान देना तीनों साइड्स का जो सम है a प्लस बी प्लस सी, वो देखो r1 कितनी बार आया, 2 बार, 2 और 2 4, तो 4 अगर कॉमन ले लें तो अपने पास 4 r1 प्लस r2 प्लस r3, 4 अगर कॉमन ले लें 4 बार r1 आएगा, 4 बार r2 आएगा और 4 बार अपने पास r3 आ जाएगा। 4 कॉमन ले लिया तो सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप, 2 का भाग दे देंगे तो s की वैल्यू यहाँ से आप लोग बताओ कितनी आएगी। मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि s की वैल्यू कितनी आएगी तो आप लोग कहोगे कि सर s की वैल्यू आधा कर दें, तो आधा कर दोगे, s होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स के सम का आधा, तो तीनों साइड्स से इसको आधा करोगे तो s आ गया 2r1 प्लस 2r2 प्लस 2r3। s जो आ गया अपने पास 2r1 प्लस 2r2 प्लस 2r3, ये अपने पास s आ गया है। और इधर ध्यान देना आप लोग, r की वैल्यू अगर ये क्षेत्रफल अपॉन s, और एरिया अपने पास होता है s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। एरिया जो होता है अपने पास वो होता है s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो r स्क्वायर बराबर कितना होगा, r स्क्वायर के लिए हट जाएगा यहाँ से, तो आएगा s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी अपॉन s स्क्वायर। एक स्क्वायर से एक स्क्वायर हट गया, तो बताओ s का मान क्या रखोगे। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, s का जो मान आप लोग लिखोगे, s की जो वैल्यू यहाँ पर लिखोगे, s की वैल्यू क्या 2r1 प्लस r2 प्लस r3 रखोगे क्या। यहाँ मैं कंप्लीट नहीं रख रहा हूँ, कंप्लीट लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना आप लोग एसएससी या सीडीएस या रेलवे बैंक की तैयारी करो, इतना आपको आता होगा। एस का मान ये यहाँ पुट करोगे और ए का मान कितना पुट करोगे, ये यहाँ पर पुट करोगे। एस का मान ये, इसको सोल्व करके मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, सिर्फ मैं इसको सोल्व करके बता रहा हूँ। पहले को एस का मान कितना रखोगे, मैं बार बार एक ही चीज़, ध्यान दो बोर्ड पर, एक ही चीज़ बार बार बता रहा हूँ। एस का मान रखोगे 2r1 r2 r3, तो एस माइनस ए का मान एक बार यहाँ बता देता हूँ, एस माइनस ए की वैल्यू होगी 2r1 प्लस r2 प्लस r3
माइनस ए का मान, ए का यहाँ कंप्लीट ए मत रख लेना, यहाँ ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू होगी -2r2 -2r3 माइनस ए का मान ये रख दो, तो 2r2 से 2r2 कट गया, r3 से r3 कट गया, तो क्या अपने पास s माइनस ए की वैल्यू 2r1 आ गई क्या? इसकी जो वैल्यू आ गई s माइनस ए की वैल्यू 2r1, ऐसे ही s माइनस बी की जगह लिख देना आप लोग 2r1 r3, और s में से इसमें से जब ये आप लोग माइनस करोगे, ध्यान देना आप लोग, मैं बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, s में से जब ये माइनस करोगे तो 2r1 और 2r3 कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास 2r2। ऐसे s में से c माइनस करोगे, s की वैल्यू ये रही, c माइनस करोगे तो r1 और r2 कट जाएगा, माइनस में करोगे तो 2r3 अपॉन s का मान यहाँ पर कितना रखोगे आप लोग, s की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, s का मान ये रहा, s की जो वैल्यू है वो अपने पास ये रही, 2 कॉमन ले लें तो s का मान होगा 2r1 प्लस r2 प्लस r3, r1 प्लस r2 प्लस r3, ये 2 से अपने पास 2 कट जाएगा, और आर स्क्वायर का जो मान आ गया, क्या लिख सकते हो आप लोग, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2, ये रहा, देखो ध्यान देना आप लोग, 2 गुना 2, ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि सर क्या समझा रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट्स अगर आप लोगों को याद है तो बेसिक चीज़ें तो क्लियर होती हैं, और कोई भी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, इस जैसा क्वेश्चन आ जाए, दूसरा क्वेश्चन बन जाए, तो आप लोग जल्दी सोल्व कर पाओगे। दूसरा, वैसे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको रटवा सकता हूँ, 1/r² बराबर 1/d² प्लस 1/e² प्लस 1/f², लेकिन क्वेश्चन दोनों कॉन्सेप्ट से आप लोगों को आना चाहिए, बेसिक से भी आना चाहिए और आप लोगों को डायरेक्ट तरीके से भी आना चाहिए। बेसिक से करोगे सिलेक्शन उसी का जल्दी होगा, ये ध्यान रखना। बेसिक अगर याद रहेगा, कॉन्सेप्ट अपने आप ही याद रहते हैं बेसिक से, और फिर ट्रिक्स अपने आप याद रहते हैं। बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, ट्रिक्स खुद याद रहेंगी। अकेले ट्रिक्स रटोगे तो पर्टिकुलर ये क्वेश्चन तो कर पाओगे, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए वो आप लोग नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर r² का मान आ गया 4r1 इंटू r2 इंटू r3, r2 इंटू r3 अपॉन में आएगा r1 प्लस r2 प्लस r3, ये अपने पास आ गया। इसका आप लोग, मैं साइड में एक बार हट जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, और r² का मान, फिर मैं मिटा रहा हूँ इसको, r² का मान ये याद रखना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, और फिर आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए, आगे समझाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, है ना। तो एक नोटबुक में कंप्लीट एक पेज पर लिखना, और फिर बार बार 1 या 2 बार करना, बाकी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग तुरंत खुद ही कर लोगे। जब लास्ट तक, अगर आपने हमेशा देखा होगा, शुरुआत में थोड़ी सी कोई भी चीज़ आप लोगों को टफ लगती है, लेकिन लास्ट में देखने के बाद जब क्वेश्चंस करते हो तो आपको लगता है अरे ये तो बड़ा आसान था, ये तो मैं जल्दी ही सोल्व कर लूँगा। तो ध्यान देना आप लोग, बोर्ड पर एक बार सीखने की कोशिश करना। ये r² का मान ये आ गया, ठीक है। मुझे ये बताइए, क्या 2 सर्किल, ये आप लोगों को सभी को याद होगा अगर किसी ने मेरी ज्योमेट्री की थ्योरी अच्छे से देखी है, तो अगर 2 सर्किल एक दूसरे को टच करें, 2 सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें, इसकी रेडियस अगर a है और इसकी रेडियस अगर b है, या इसकी रेडियस r2 है और इसकी रेडियस अगर r1 है, दोनों अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होगी 2√r1 r2। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो होती है रूट में 2 इंटू √r1 इंटू r2, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है, ये आप लोग ध्यान रखना, रूट में 2r1 r2। देखो, तो मुझे बताइए, दोनों सर्किल एक दूसरे को कंप्लीट सर्किल में बना दो इस प्रकार से, तो ये और ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसकी रेडियस, ये कंप्लीट व्यास 2r1 है, तो इसकी रेडियस होगी r1 और इसकी रेडियस होगी r2, ये r2 है, ये r1 है। तो d का जो मान यहाँ से आएगा, d की जो वैल्यू यहाँ से आएगी, d की वैल्यू यहाँ से जब सोल्व करोगे तो d बराबर आ जाएगा 2√r1 r2। d का मान आ गया 2√r1 r2, ध्यान रखना। ऐसी e की जो वैल्यू आएगी, इसकी रेडियस ये r2 है, इसकी रेडियस r3 है, e की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2√r2 r3, और f की जो वैल्यू आएगी, इसकी रेडियस मुझे बताओ कितनी है, r1, इसकी रेडियस कितनी है, r3। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, जब भी 2 सर्किल एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो 2√r3 r1, ठीक है। मुझे आप लोग ये बताइए, अब इस डायग्राम का कोई यूज़ नहीं है, मुझे आप लोग ये बताइए, इसको मैं एक बार हटाता हूँ ताकि आपको सही दिखाई दे।
डायग्राम का अब यूज है नहीं तो मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और सही आप लोग समझ पाओ। यहाँ पर अपने पास डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, डी स्क्वायर की वैल्यू होगी 4r1 r2 यहाँ से। ई स्क्वायर का मान कितना होगा, ई स्क्वायर का मान होगा 4r1 r2 और एफ स्क्वायर का मान कितना होगा 4r3 r1। एक काम करो आप लोग 1/d स्क्वायर प्लस 1/e स्क्वायर, 1/d स्क्वायर प्लस 1/e स्क्वायर प्लस 1/f स्क्वायर ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दीजिए। 1/d स्क्वायर प्लस 1/e स्क्वायर प्लस 1/f स्क्वायर, तो 1/4r1 r2 1/4r1 r, ये अपने पास r2 r3 है। देखो ये गलत लिख दिया हम लोगों ने, ये जो है अपने पास r2 r3 है, नीचे वाला तो ठीक लिखा है, तो इसकी जगह लिखेंगे 4r2 r3 और ये अपने पास आ जाएगा इसकी जगह एफ स्क्वायर की जगह 4r3 r1। तो एलसीएम तो जो आ गया, एलसीएम आ गया 4r1 r2 r3, 4r1 r2 यहाँ आ जाएगा r3, यहाँ पर r2 r3 है तो r1 और यहाँ पर आ जाएगा r2। तो ये अपने पास 1/d स्क्वायर प्लस 1/e स्क्वायर प्लस 1/f स्क्वायर बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 अपॉन ये आ गया। और मुझे ये बताइए आप लोग, ये अपने पास आ गया है, ध्यान देना और कोशिश करना समझने की। ये अपने पास आ गया आर स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है 4r1 r2 r3 अपॉन r1 प्लस r2 प्लस r3। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू अपने पास आर स्क्वायर की। तो उल्टा अगर कर दें तो मुझे बताइए 1/r स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, उल्टा कर दो तो इसको लिख सकते हैं r1 प्लस r2 प्लस r3 अपॉन 4r1 r2 r3, ये 1/r स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या इसकी जगह आप लोग ये जो कंप्लीट है r1 r2 r3 अपॉन 4r1 r2 r3, इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आर स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो। तो इसकी जगह अगर आप लोग आर स्क्वायर लिख पाओगे तो हम लोग यहाँ से इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इसके बीच में, इस चीज़ को मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर अपने पास 1/d स्क्वायर प्लस 1/e स्क्वायर प्लस 1/f स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स में 1/r स्क्वायर। ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए, रेडियस अगर इससे कभी निकालनी पड़े तो। कोई भी एग्जाम सीडीएस आप लोग दोगे या सीजीएल मेंस दोगे, रेलवे वगैरह में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, इनमें या कैट का एग्जाम दोगे उनमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था कि इसकी जगह हम लोगों ने 1/r स्क्वायर, देखो डी की वैल्यू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2√r1 r2 ई एफ कैसे आया, स्क्वायर किया, यह आ गया, तीनों को 1/, करके ऐड कर लिया तो यह आ गया। और आर स्क्वायर हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, जो आप लोग स्क्रीनशॉट पहले से लिया हुआ है, दोनों को इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। पहले सबसे पहले मैंने ये स्टेप लिखी, कहीं आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना, 2 नंबर ये, इससे आई ये और इससे आई ये, 4 नंबर स्टेप अपने पास ये है, दोनों को यहाँ पर 1/r स्क्वायर लिख दिया। क्या समझाया मैंने, देखिए इस कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश की है या ये बताने की कोशिश की है कि इस प्रकार से कभी भी कोई ट्रायंगल हो, उसकी तीनों साइड्स देने के बाद, और हर कोई करेगा इस क्वेश्चन को, तो ए बी और सी, इसकी तीनों साइड्स इसकी तीनों साइड्स देने के बाद अंतःवृत्त की त्रिज्या आप लोग कैसे निकाल सकते हो, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, क्षेत्रफल अपॉन एस। ये दे दे 4, ये दे दे 5, ये दे दे 6, तो क्या आप लोग अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हो क्या, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर? नहीं निकाल सकते तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की थ्योरी अपने आप देखिए। और ये लगभग क्वेश्चन लगभग स्टूडेंट्स करेंगे, इतना दे दे तो, लेकिन अब की बार ये नहीं दिया, ये नहीं देकर हम लोगों को इस प्रकार से अगर दे दे कि यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस क्या होगी, अगर एक ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट मान लो ई है और ये पॉइंट मान लो एफ है, एक सेमी सर्कल इस पर बना दिया, एक इस पर बना दिया, एक इस पर, ये बराबर नहीं है, तो इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर डी है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर ई है लेंथ, और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ अगर एफ है, ये लेंथ डी, ये ई और ये अगर एफ है, तो याद रखना 1/d स्क्वायर प्लस 1/e स्क्वायर प्लस 1/f स्क्वायर बराबर होता है 1/r स्क्वायर के। ये आपको याद होना चाहिए, कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर बना तो ये आप लोगों को दे सकता है। मुझे आप लोग सबसे पहले ये बताइए, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया है क्या?
हाँ ना कुछ तो बोलो, जहाँ पर आप लोग बैठे रहते हो कुछ ना कुछ आप लोग बोला करो, आपको भी अच्छा लगेगा और हमेशा आप लोगों को समझ में भी आएगा। कुछ साथ साथ अगर बोलते रहोगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आप लोग हमेशा ध्यान रखो। तो जब भी मैं कुछ पूछूं आपसे तो आप लोग बोला करो हाँ ना। अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं, तो आइए इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन जब बनेगा तो मैं उसको बेसिक से भी करवाता हूँ और फिर डायरेक्ट तरीके से भी करके दिखाता हूँ। आइए क्वेश्चन करते हैं। ए, बी और सी कोई भी ट्रायंगल अपने पास यहाँ से इस प्रकार से है, एक सर्किल है जो इसको मिलता है डी, ई और एफ पर। यहाँ पर एक सेमी सर्किल है जो ए डी सेमी सर्किल है, ऐसे ही एक बी डी सेमी सर्किल है। एक सेमी सर्किल यहाँ पर इस प्रकार से है और एक सेमी सर्किल यहाँ पर इस प्रकार से है। अब ये डिस्टेंस क्वेश्चंस कितने भी बना सकता है, वो फॉर्मूला मैं आपको समझा चुका हूँ, बेसिक तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चंस इसमें कितने भी बना सकता है, जैसे ये यहाँ पर दे दिया हम लोगों को √42, ये हम लोगों को दे देगा 2√14 मान लीजिए, और ये हम लोगों को दे देगा 4√3। मैंने कहा क्वेश्चन संख्याएं कुछ भी लिख दो, जो आपकी मर्जी आए वो आप लोग लिख दीजिए और क्वेश्चन बन जाएगा। ये आ गया 4√3। और कहेगा कि ये जो अंदर वाला सर्किल है इसकी आप लोग एरिया आप लोग बताइए। हम लोगों से पूछेगा कि ये जो अंदर वाला सर्किल है इसका एरिया आप लोग बताइए। क्षेत्रफल हम लोगों से पूछ सकता है तो कैसे, या इसकी रेडियस पूछ सकता है। रेडियस आने के बाद एरिया तो आप लोग वैसे ही निकाल लोगे। हम लोग क्या करेंगे, इसकी रेडियस मानेंगे यहाँ से यहाँ तक R1, इसकी रेडियस इधर वाले की मानेंगे हम लोग R2। और ध्यान रखना ये अगर R1 है इसकी रेडियस, तो इधर वाले की रेडियस भी R1 ही होगी, क्योंकि एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 2R1 है तो ये भी 2R1, ऐसे ये 2R2 है तो इसकी रेडियस भी R2 और R2 होगी। ये इसकी रेडियस अगर आप लोग R3 मानते हो तो इसकी रेडियस भी अपने पास R3 ही होगी, क्योंकि एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट्स की लेंथ बराबर। तो रेडियस R1 व R2 है। डायरेक्ट पहले बेसिक से, क्योंकि हो सकता है आप लोग 6 महीने बाद, 7 महीने बाद या साल भर बाद एग्जाम दो, तो ज़रूरी नहीं आपको फॉर्मूला याद रहे। बेसिक तरीका इसीलिए मैं आपको सिखाता हूँ। मैं आपको ये ट्रिक्स बता के हौला नहीं मचाता कि ये मैंने ट्रिक्स बता दी, ये कर लेना 5 सेकंड में, ऐसी चीज़ें नहीं बताता हूँ मैं आपको। बेसिक तरीका इसलिए बताता हूँ, हो सकता है एग्जाम में आप लोगों को ट्रिक्स याद नहीं रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हम लोग, इसकी लेंथ होगी 2√R1 R2, ये 2 रूट के अंदर R1 और R2 बराबर अपने पास दिया हुआ है √42, ठीक है। ये R2 और R3 है तो इसको लिख सकते हैं 2√R2 R3। ये आप लोगों को सभी को, जितने भी लोग देख रहे हैं, ये चीज़ सभी को याद होगी कि अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो 2√R1 R2 होता है, ये आपको याद होगा। तो ये आ गया 2√14, और यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा R3 है, R1 है, तो 2√R3 R1, ये आ जाएगा अपने पास 4√3। तो अगर आप लोग इन सभी को इंटू कर दो तो 2 2 और 2 इंटू में इनके बन गया 8। इनको इंटू करोगे तो R1 2 बार, R2 2 बार और R3 2 बार, तो R1 इंटू R2 इंटू R3 बराबर, इसको गुना करोगे तो 4 गुना 2 तो बन गया 8, 4 गुना 2 कितना बन गया 8, और इसको गुना करोगे आप लोग यहाँ पर तो ये रूट के अंदर 42 और ये भी रूट के अंदर 42, तो ये बन जाएगा अपने पास 42। 8 से 8 कट गया और ये आ गया R1 R2 और R3। क्या आ गया, R1 R2 और R3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मुझे ये बताइए, यहाँ से अपने पास R1 R2 R3 आ गया है, तो R1 इंटू R2 की वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4R1 R2 स्क्वायर कर दो बराबर 42। यहाँ स्क्वायर कर दिया तो 4, इसका स्क्वायर क्या ये। तो आप लोग मुझे ये बताइए R1 इंटू R2 की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, R1 इंटू R2 की जगह लिख सकते हो 42/4 गुना R3 बराबर 42। 42 से 42 कट गया तो R3 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। R3 की वैल्यू 4 आ गई, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, R3 की वैल्यू आ गई। अब क्या करो आप लोग, R2 R3 ये कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए ना, इस पॉइंट को यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, 4R1 R2 R3 सॉरी बराबर 4√14।
तो 4 से 4 कट गया। मुझे बताइए यहाँ पर R2 R3 क्या लिख सकते हो आप लोग? R2 R3 की जगह 14 स्क्वायर करोगे ना तो रूट हट जाएगा। R2 R3 की जगह 14 रख सकते हो। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। R1 की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास वो आ जाएगी 3। R1 ये रहा, इसका मान आ गया 3 3 3 और 3। क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या? ठीक है, समझ में आ रही हैं। आप हाँ कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अब यहाँ से 4, यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हुआ? इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। R3 R1 बराबर 2, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये कट गया 4 बार। तो R3 इंटू R1 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है आपको। किसकी वैल्यू? R1 R3 की वैल्यू 12 पुट करनी है। 12 गुना R2 बराबर 42 है। तो 3 से कट गया 4 बार और 3 से कट गया अपने पास, या 6 से कट रहा है ना, ये 6 से 2 बार, 6 से कट रहा है ये 2 बार और 6 से 7 बार। तो R2 बराबर आ गया 7/2। R2 बराबर अपने पास 7/2 आ गया। तो ये अपने पास टोटल ये होगा 7 और ये भी टोटल होगा 7। मैं फिर समझा देता हूँ, आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कैट लेवल का क्वेश्चन है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो 2√R1 R2 ये आ गया, ये रहा। ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं R3 R3 ये आ गया। ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं R3 R1 ये आ गया। अब अपने पास तीनों को इंटू किया तो ये आ गया। अब इसका स्क्वायर करके मान रखा तो R3 की वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर करके मान रखा तो R1 की वैल्यू आ गई, और तीसरे का इसका स्क्वायर करके इसमें मान रखा तो R2 की वैल्यू आ गई। सभी वैल्यूज़ आ गई। यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए आपके पास R1 R2 और R3 की वैल्यू आ गई हैं। तो ये साइड्स आपके पास आ गई हैं। साइड, इस ट्रायंगल की जो साइड्स आपके पास हैं, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो आपके पास आ गई हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ये क्लियर करेगा। आपके ये साइड 7 है और ये साइड 3 और 3 मिलकर 6, यहाँ से यहाँ तक 6 और नीचे वाली 7 है, तो ये अपने पास हुई 13। ये अपने पास 7 है और ये अपने पास 8 है, तो टोटल ये जो साइड हुई 7 और 8 मिलकर ये साइड होगी 15। ये यहाँ से यहाँ तक 8 है और ये 6 है, ये साइड होगी 14। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? देखिए ये अपने पास 13 हो गई है, ये अपने पास 15 हो गई है और ये अपने पास 14 हो गई है। अपने पास अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन एस, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। और एरिया का फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस। एरिया का फॉर्मूला अगर आपके पास स्केलन ट्रायंगल है तो ये आप लोग लिख सकते हो। अब एस जो है अपने पास, एस की वैल्यू कितनी होगी ये आप लोग चेक करो। एस का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी का आधा, 42, 42 का आधा 21, तो यहाँ पर पुट करेंगे 21। एस माइनस ए, 21 में से 13 अगर माइनस करोगे आप लोग, 13 माइनस करोगे तो क्या 8 बचेगा क्या? एस माइनस बी, एस में से 21 में से 15 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 6। और एस माइनस सी, इसमें से 14 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 7 अपॉन एस। एस का मान कितना है? 21। ठीक है, ऊपर से देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 21, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 4, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 7 तो है ही, अपॉन नीचे 21 चल रहा है। ठीक है, ये 7 गुना 3 कितना हुआ? 21, और 21 ये रहा, बाहर आ जाएगा। 4 अपने पास यहाँ से 2 गुना ये यहाँ तक का, 4 गुना 2 8 गुना 16, बाहर आएगा तो 4, और अपने पास ये जो है 2 गुना 3, तो अपने पास ये बचा रह गया यहाँ पर 4 बाहर आ गया, 7 गुना 3 21 भी आ गया और ये आ गया। ठीक है, अपोन में 21, देखो 7 गुना 3 21 बाहर और 4 गुना 2 8, 16 का 4 बाहर, 21 से 21 कट गया अपने पास। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई है? इसकी रेडियस कितनी आ गई? 4। और मुझे बताइए इसकी रेडियस अगर 4 है तो क्या आप लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? रेडियस अगर अपने पास 4 आई है तो इसके एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, तो 16 पाई ये अपना आंसर आ गया। क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, सर्किल का जो एरिया है वो सभी को आता होगा। सर्किल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 16 अपने पास पाई आर स्क्वायर। रेडियस अपने पास यहाँ से 4 आई है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस यहाँ पर तीनों साइड्स का सम का आधा, तीनों साइड्स को ऐड करोगे 13, 15 और 14 को ऐड करोगे 42 का आधा 21, 21 में से 13 माइनस तो 8, 21 में से अगर आप लोग माइनस करोगे 15 तो 6 और 21 में से माइनस करोगे तो 7। ये आप लोगों ने सोल्व कर लिया। नीचे 21 था, 21 2 बार आया बाहर, 16 आया तो 4 बाहर,
ये अपने पास आ गया, R की वैल्यू अपने पास आ गई है 4। यहाँ पर देखिए ये रूट अपने पास 42 है। यहाँ पर अपने पास दूसरा तरीका ये होता है इस क्वेश्चन का करने का, जो सेकंड मेथड अपने पास वो क्या होता है, देखिए आप लोग, हमारे पास डायरेक्ट जो ट्रिक्स मैंने बताई है वो मैंने बताया कि 1/d² प्लस 1/e² प्लस 1/f² बराबर होता है 1/r² के। इस क्वेश्चन का करने का डायरेक्ट जो तरीका है 1/d² प्लस 1, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/42, इसका स्क्वायर करोगे तो 14 × 4 1/56, और इसका स्क्वायर करोगे तो 16 × 3 48 बराबर r², 1/r² सॉरी, बराबर 1/r²। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग सोल्व करते हैं, और जब सोल्व करोगे इसको तो एलसीएम जो आ जाएगा अपने पास वो यही मान लो। कौन सोल्व करेगा, कौन एलसीएम लेगा, ऐसे ही कर लो। तो ये आ गया 56 × 48 प्लस यहाँ पर 56 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 42 × 48 प्लस यहाँ पर जो आगे आएगा 42 × 56 बराबर 1/r²। ठीक है, यहाँ से मुझे बताइए सभी जगह से, यहाँ पर अगर इसको हम लोग 14 × 3 लिख दें तो 42 सभी जगह से कॉमन आ रहा है, ऊपर से 42 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से तो 14 कॉमन लिया तो अपने पास बचा 4, कितना कॉमन लिया 14, और इसमें से 3 कॉमन लिया तो बचा 16। ठीक है, इसमें बचा 48 और इसमें 42 कॉमन ले लिया तो बच गया 56 अपॉन में अपने पास ये बच गया 42 कॉमन ले लिया, 42 कॉमन ले लिया, यहाँ से 42 कॉमन लोगे तो 14 इसमें से, 3 इसमें से, तो 4 बचा, 14 × 4 56, और यहाँ से 3 कॉमन लिया था 16, और नीचे 42 × 56 × 48, 42 से 42 कट गया, ये अपने पास 42 से 42 कट गया है, ये अपने पास बच गया ऊपर वाला। मुझे बताइए और क्या कॉमन आ रहा है क्या, अपने पास यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा क्या, 4 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ कितना बचा 16, 4 कॉमन लोगे तो 12 × 4 = 48, और 4 कॉमन लोगे तो 14, और नीचे बच गया 56 × 48। 4 से फिर कट रहा है ये, 4 से कट गया, कितनी बार काट दो इसको, 14 टाइम्स काट दो। ऊपर वालों को ऐड करने पर कितना हो रहा है, ऊपर वालों को ऐड करने पर इसको इससे ऐड करोगे तो 43, और अपने पास हो रहा है 42, ये देखिए बराबर 1/r²। ये तो सोल्व करना है, कैलकुलेशन तो देखो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसका कोई यूज है नहीं, इसका कोई यूज है नहीं, अब इसको तो सोल्व कर लिया हम लोगों ने, तो इसको मैं एक बार आपके लिए हटा देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से ज़्यादा और बढ़िया मैं समझा सकूँ। तो यहाँ पर अपने पास ये आ गया 1/r²। बोर्ड तो साफ़ हो ही नहीं रहा, चिपक गया है ये इसके, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये ऊपर वाले को ऐड करोगे तो ऊपर आ गया अपने पास, सभी को ऐड करोगे तो 42, नीचे अपने पास बचा है 14 × 48 बराबर 1/r²। ये इससे कट गया 3 बार, ये इससे कट गया 16 बार, तो 1/16 बराबर 1/r² है, तो r² बराबर आ गया 16। हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया का फॉर्मूला होता है πr², तो r² की जगह 16 रखोगे तो 16 पाई। ध्यान रखना, बेसिक तरीके से कर लो या डायरेक्ट तरीके से कर लो, किसी भी तरीके से, चाहे आप लोग 1/d² बराबर 1/e² प्लस 1/f² बराबर 1/r², इससे कर लो, चाहे आप लोग दूसरे तरीके से जैसे बेसिक से कर लो, तरीके बदलने से कभी भी आंसर्स नहीं बदलते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। बेसिक तरीका मैं आपको हमेशा इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपको बेसिक तरीके से ही याद रहते हैं। एग्जाम में अगर अचानक आ जाएगा तो हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद नहीं होता, तो क्वेश्चन बताते ही मैं आप लोगों के लिए ये नहीं बोलता कि ट्रिक्स है, रट लो रट लो रट लो, ट्रिक्स बता दी 5 सेकंड में 10 सेकंड में, ऐसा मैं बोलता हूँ नहीं। हमेशा मैं बेसिक्स पर इसलिए ध्यान देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो आपका 6 महीने बाद 7 महीने बाद, ज़रूरी नहीं आपके ट्रिक्स याद रहे, आपके ये चीज़ें याद रहेंगी जो मैंने बेसिक बताया है वो वाले पॉइंट्स। तो और ऐसे क्वेश्चंस आप लोग खुद भी बना सकते हो, DEF का मान कुछ भी दे लेना, खुद भी क्वेश्चन बना सकते हो 1-2 क्वेश्चन और इसको सोल्व कर सकते हो। मैंने आप लोगों को कहा है कि ये क्वेश्चंस जो होते हैं इनका करने का जो तरीका होगा वो बेसिक तरीका भी है और ऐसे डायरेक्ट भी आपको फॉर्मूला भी मैंने बता दिया है, लेकिन बेसिक पर ज़्यादा ध्यान देना आप लोग, फॉर्मूला अपने आप याद रहेगा अगर बेसिक आपको याद है तो। छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए वो कौन कौन से हैं ये आप लोग ध्यान रखना। एक ही तार को मोड़कर, एक तार की लंबाई है, कोई भी अपने पास यहाँ से यहाँ तक तार है जो 20 सेंटीमीटर लंबा है, एक ही तार को मोड़कर आप लोग कितनी भी आकृति बना लो, चाहे उससे सर्किल बना लीजिए, चाहे उससे आप लोग स्क्वायर बना लीजिए,
चाहे आप लोग उससे रेक्टेंगल बना लीजिए, चाहे उससे आप लोग ट्रायंगल बना लो, चाहे उससे पैरेललोग्राम बना लो, चाहे उससे रोम्बस बना लो, जो मर्जी आए वो बना लो इसी तार से। तो इस तार से अगर बना रहे हो तो चाहे ये बना लीजिए, चाहे ये बना लीजिए, चाहे ये कुछ भी बना लीजिए, परिमाप हमेशा बराबर होगा। एक ही तार को मोड़कर अगर दूसरी आकृति बनाते हो तो परिमाप हमेशा बराबर होगा। एक ही तार को मोड़कर दूसरी आकृति बनाओगे तो परिमाप बराबर होगा, ध्यान रखना। और एक ही इसको, ये बात आप लोग ध्यान रखना, एक ही चीज को पिघलाकर अगर दूसरी आकृति बनाओगे इसका परिमाप या पेरीमीटर बराबर होता है। एक ही तार को मोड़कर दूसरी आकृति, आसान चीजें हैं। एक अच्छा क्वेश्चन करवा दिया, इसके साथ छोटे छोटे 2-3 मैं आसान पॉइंट बता देता हूं। पेरीमीटर हमेशा बराबर होता है अगर एक ही तार को मोड़कर दूसरी आकृति बनाओ, और अगर एक ही चीज़ को पिघलाकर, चाहे शंकु हो चाहे कोई भी हो, एक ही चीज़ को पिघलाकर अगर दूसरी आकृति बनाओ, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, जो आपकी मर्जी है वो अगर बनाओ, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। आप लोग ध्यान रखना, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। एक ही चीज़ को मोड़कर अगर दूसरी आकृति बनाओ तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। एक ही चीज़ को मोड़कर बनाओ तो परिमाप बराबर होता है, और एक ही चीज़ को पिघलाकर अगर दूसरी आकृति बनाओ तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरा, कभी कभार आपको पानी में के क्वेश्चंस में वॉल्यूम में, पानी को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी कभार क्वेश्चंस में पानी को आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आप लोग याद रखना, 1 लीटर जो पानी होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। लीटर को कभी सेंटीमीटर में अगर बदलना पड़े तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 केजी की परिभाषा तो बदल गई है, आप लोगों को पता है क्या? ये एसएससी में आने लायक क्वेश्चन है, जीके में कहीं पर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। 1 केजी की जो डेफिनेशन बदल चुकी है वो आप लोग देख लेना, न्यूज़पेपर में, पीडी में, जहाँ पर भी आप लोग देखते हो, जहाँ करंट पढ़ते हो, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। तो लीटर, लेकिन हमारा वो काम है नहीं, जीके काम है नहीं। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अपना सिर्फ मैथ्स का काम है, तो हम लोग एक बार मैथ्स ही पढ़ेंगे। 1 लीटर को कभी वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़े तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे 5 लीटर को बदलना पड़े, 1 लीटर बराबर 1000 होता है, तो 5 लीटर बराबर कितना होगा? 5000। 10 लीटर बराबर कितना होगा? 10,000। तो आप लीटर जहाँ भी दिखाई दे उसको, लीटर को अगर आप लोगों को मीटर में बदलना है तो 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। लेकिन इस चीज़ को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब। मीटर में हम लोग नहीं लिखेंगे। पानी अगर कभी भी आ जाए तो उसको हम लोग हमेशा लिखेंगे किस में? सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। 1 लीटर को, 2 लीटर को, 5 लीटर को बदलना पड़े, इसी में बदलेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में कुछ हम लोग आसान क्वेश्चंस और करेंगे। अब क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताते रहूँगा जिनसे बेसिक आपका क्लियर होता रहेगा, और उसके बाद टफ क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। लाइक या डिसलाइक में एक आपको करना है। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में कल शाम को फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। नीचे कुछ लिंक्स हैं जो आप लोग देखिए और उन पर जाइए, सर्च कीजिए क्या है। थैंक यू।